chapter number 29, Government and the Budget. In India, government budget is normally presented in the parliament in the month of Feb every year. In the month of February, ये budget जो होता है वो present किया जाता है, ठीक है, parliament में. Before the budget is presented, for many days there are speculations among people about the accepted changes in the various taxes. मतलब उसके पहले बहुत सारे different taxes पे किस पे कितना changes हुआ है उस चीज के ऊपर discussion हो रहा होता है. Are the rates of income tax going to be increased or decreased? मतलब कैसे कि अब इस बार जो income tax होंगे वो सारे जो different taxes लग रहे होते हैं उन सभी पे क्या कहाँ पे ups and downs कहाँ पे increase और कहाँ पे decrease होगा इस related discussion हो रहा होता है. Whether the price of petrol and cooking gas cylinders going to be left unchanged? All of us discuss these accepted changes in the budget because they affect our future expenditure on goods and services. ठीक है, मतलब कि पेट्रोल डीजल पे प्राइस चेंजेस होते हैं या फिर सिलेंडर गैस को कुकिंग गैस पे जब प्राइसेस चेंजेस होते हैं सो वो डायरेक्टली हम पे इफेक्ट होते हैं, हमारे जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उस पे इफेक्ट होता है और उसका डायरेक्टली इफेक्ट हमारे जो हम लोग इन फ्यूचर जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करने जा रहे हैं तो उस पे भी ये अफेक्ट होगा. However, this may give an expression that government budget is merely an exercise concerned with the various taxes. But in fact, government budget is much more than a change in the taxes. Let's see in detail. In this lesson, describe the structure of government budget. In this lesson, we are going to understand about the government budget structure and its objectives. In this lesson, we'll learn about the government budget and realize that it is more than mere changes in the tax rates. Tax rates में changes होने के अलावा भी इसमें बहुत सारी different चीजें होती हैं जो हम इस चैप्टर में देखते हैं. Let's see in detail what is government budget. Now 29.1, the budget of government is the summary of the item-wise intended accepted revenues and anticipated expenditures of the government during the fiscal year, financial year. In India, the financial year spans from 1st April to 31st March over the 2 calendar years. ठीक है, मतलब जो भी financial year है हमारे इंडिया में हम लोग 1st April से टू 31st मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है और यहाँ से फिर 1st अप्रैल से न्यूली स्टार्ट होता है. ठीक है, सो जो भी हम लोग जरा एक्सपेंडिचर्स करते हैं, जो भी सारे हमें इनकम जनरेट होती है उसका पूरा के पूरा ट्रांजैक्शंस वो सब रिकॉर्ड होता है अकॉर्डिंग टू दिस डेट 1st अप्रैल टू 31st मार्च और ये फाइनेंशियल ईयर होता है. बिग फर्म्स, इंडस्ट्रीज, बिजनेस फर्म्स जो एंटिटीज होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो ये डेट फाइनेंशियल ईयर इस हिसाब से वो अपना अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं. गवर्नमेंट एट ऑल द लेवल्स वेदर सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल प्रिपेयर द बजट. ठीक है, हर एक लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट हो, स्टेट लेवल पे हो या लोकल लेवल पे हो, सारे के सारे अपना अपना बजट प्रिपेयर करते हैं. बजट इज प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यू द जनरल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल. सभी का सार इतना ही होता है कि किसी तरीके से सोसाइटी को प्रॉफिट हो, राइट, सिटीजन्स को प्रॉफिट हो, सोसाइटी के लोगों को उनके वेलफेयर के लिए सारी जो चीजें होती हैं वो की जाती है इन बजट्स में. बजट प्लान इसलिए किया जाता है. गवर्नमेंट incurs various expenditure to provide basic facilities such as education, health, etc. ठीक है, इस तरीके के different जो फैसिलिटी होती है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं और इसी से रिलेटेड वो लोग एक्सपेंडिचर्स कर रहे होते हैं. अब एग्जांपल दिया है जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में और इन सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, अंदर की इक्विपमेंट्स जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे ला कर रखते हैं. तो ये सारा एक्सपेंस फॉर पब्लिक होता रहता है. इट ऑल्सो स्पेंड्स मनी टू इंक्रीज प्रोडक्शन, टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटीज इनकम एंड वेल्थ. ठीक है, किसी न किसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इसलिए भी वो लोग वर्क करते रहते हैं. बड़ी ऐसी छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज एरियाज में रखते हैं जिसकी वजह से लोगों को वहाँ पे जॉब मिले, उनको कुछ इनकम करने का सोर्स मिले. ठीक है, जिससे वो लोग उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे, लोग अनएम्प्लॉयड ना रहे और उसकी वजह से क्या होगा कि इनकम जनरेट होगी और पॉवर्टी लाइन में से लोग ऊपर आएंगे. इनइक्वालिटीज मेंटेन ना हो सोसाइटी में, वेल्थ मेंटेन रहे. सर एक्सपेंडिचर्स ऑफ गवर्नमेंट प्रमोट्स वेलफेयर ऑफ द पीपल. ये सारी की सारी चीजें इसलिए की जाती है कि पब्लिक का वेलफेयर हो. टू फाइनेंस दिस एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट राइजेस रेवेन्यू फ्रॉम द सोर्स सच एज टैक्स,
public debts, etc. This financial resources, the fund government expenditure are raised from the public. तो इतनी सारे जो different activities करने के लिए गवर्नमेंट के पास से पैसे कहाँ से जनरेट होते हैं? is in the form of taxes. different अलग-अलग चीजों पे वो लोग टैक्स चार्ज करते हैं और वही जो फंड इकट्ठा होता है उसमें से वो वेलफेयर की एक्टिविटीज किया करते हैं. The items of expenditure and source of financing them are planned by government in accordance with the objective of public welfare. इसका ऑब्जेक्टिव हमेशा से एक ही रहेगा कि पब्लिक वेलफेयर हो और उसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए वो लोग वो सारी चीजों को प्लान करते हैं. Thus government takes decision on the behalf of public. गवर्नमेंट हमेशा से पब्लिक के बिहाफ में डिसीजंस लेंगे with respect to how the public money is to be spent under different heads of expenditures and how it is to be raised from the various sources. मतलब वो करना है पब्लिक के लिए तो वो पब्लिक के पास से ही हम लोग फंड वो लोग गवर्नमेंट जो है उसे रेज करती है, उसे फंड क्रिएट करती है और उसी में से वो स्पेंड करती है. This makes government accountable to the people through legislatures, parliament and various other civic bodies. People exercise their rights to know as to how government is spending public money and how it is raising it from them. This accountability of government to the people of country is manifested in the government budget. A budget is a consolidated financial statement prepared by the government on accepted public expenditure and public revenue during a financial year. तो budget क्या है? This is a financial statement. एक financial statement है जिसमें क्या होता है? Government कितने एक्सपेंडिचर करने जा रही है पब्लिक पे, पब्लिक रेवेन्यू ड्यूरिंग द एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में. ठीक है, तो वो सारे का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है. दिस इज नोन एज बजट. देयर आर थ्री मेन फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. One, it is a consolidated financial statement of accepted expenditure and various source of revenue and government. ठीक है, accepted जो भी सारे expenditure होने वाले हैं उसका हम लोग एक बजट प्लान करते हैं. Two, second, it relates to the financial year. एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर को रिलेट्स करता है. जैसे फॉर एग्जांपल 2020-21, 2021-22 इस तरीके से दो 1 अप्रैल टू 31 मार्च इस तरीके से वो फाइनेंशियल ईयर को सेटअप करके ये एक बजट प्लान करते हैं. एंड 3, द एक्सपेंडिचर एंड द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू आर प्लान्ड इन अकॉर्डिंग विद द डिक्लेयर्ड पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट. जिस तरीके की गवर्नमेंट पॉलिसीज डिक्लेयर करती है उसके बेसिस पे अकॉर्डिंगली वो लोग रेवेन्यू सोर्स को प्लान करते हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द बजट इज. और इतने तीन अलग-अलग फीचर्स उन्होंने बताए हुए हैं. उसके बाद है 29.2 structure of budget. To understand the basic structure of budget and its various components, let us consider the budget of the central government of India for the financial year 2012-13 presented in table 29.1. From this table we will understand. Let's see. यहाँ पे इन्होंने टेबल दे रखा है. सेंट्रल बजट, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट रुपीस करोड़ में दिए हुए हैं. जितने भी है वो सारे करोड़ में है. किस तरीके से फर्स्ट रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, टोटल रिसिप्ट दोनों का निकाल के दिया हुआ है. नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर कितने हैं, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, रेवेन्यू डेफिशिएट कितना है. ठीक है, इसमें फिर डिफरेंट जो भी सारे उनके प्लान्स हो, पॉलिसीज हो, वो सारी चीजें इसमें मेंशन करते हैं. सामने की तरफ उनकी सारी अमाउंट्स है. इफेक्टिव रेवेन्यू कितना है, फिस्कल डेफिसिट, प्राइवेट डेफिसिट, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है. इस तरीके से पूरी अमाउंट और इनका रेट्स 23 डिफरेंट. ठीक है, receipt. The receipt of a government shows the different source from which the government raises revenue. Receipt जिसमें से गवर्नमेंट राइज करता है जो भी रेवेन्यू है उसको, दिस इज कॉल्ड एज रिसीप्ट. दिस रिसीप्ट आर टू काइंड. वो दो काइंड की होती है. फर्स्ट इज रेवेन्यू रिसीप्ट एंड सेकंड इज कैपिटल रिसीप्ट. लेट्स सी. रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर करंट इनकम receipts from all the sources such as tax, profit of public enterprises, grants, etc. जो भी टैक्सेस होते हैं, प्रॉफिट ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है, एंटरप्राइज से जो ग्रांट होते हैं वो सारे रिसीप्ट्स होते हैं. रेवेन्यू रिसीप्ट neither create any liability nor cause any reduction in the assets of the government. उसकी वजह से कोई liability create नहीं होती है और ना तो किसी भी asset में reduction होता है. ठीक है, उसके वैल्यू में. Capital receipts on the other hand are the receipts of government which either create liability or cause any reduction in the asset of the government. ये इसके वजह से क्या होता है कि कुछ liability जनरेट होती है प्लस जो भी assets होते हैं उसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है. जैसे कि borrowing, recovery of loan and डिसइन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें.
ठीक है. It must be mentioned here that there is a similarity between the financing by the individual and the financing by the government. An individual generally finance his current expenditure from his current income. He borrows when his current income is not sufficient for his current expenditure. ये तभी मतलब कोई पर्टिकुलर इंसान का वो फाइनेंस मतलब लोन्स वगैरह इशू करता है कि जब उसके करंट इनकम में से वो जो उसके एक्सपेंडिचर है उसे फुलफिल नहीं कर पाता. Likewise, the government has two sources to finance its expenditure: current income or revenue received and capital received. It borrows when revenue receipts fall short of its current expenditure. ये लोग भी तभी borrow करते हैं. This disparity between financing by an individual and that by governments, that an individual first estimates his current income and then plans his expenditure, while a government plans its expenditure first and then finds the source of finance then. ठीक है, मतलब पर्टिकुलर पर्सन क्या होता है, वो पहले कोई भी चीजों को ले लेता है फिर उसको फुलफिल नहीं कर पाता है. गवर्नमेंट किस तरीके से प्लान करता है, वो पहले से गवर्नमेंट प्लान इट्स एक्सपेंडिचर फर्स्ट. उनके जो एक्सपेंडिचर है उसको पहले प्लान कर लेते हैं, उसके बाद उसको फाइनेंस करने के लिए मतलब उसको जो भी फुलफिल करना है, पेमेंट करना है, उसके बाद उसके लिए प्लान करते हैं. सो दिस इज रेवेन्यू रिसीप्ट एंड कैपिटल रिसीप्ट जो हमने देखा. रेवेन्यू रिसीप्ट आर करंट इनकम ऑफ अ गवर्नमेंट. ये करंट इनकम होती है गवर्नमेंट की, which neither create liabilities nor cause any reduction in the asset. ठीक है, ना तो ये liability क्रिएट करता है और ना तो किसी तरह का रिडक्शन एसेट क्रिएट करता है एसेट्स में. दिस रिसीप्ट आर क्लासिफाइड इनटू टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू. अब टैक्स रेवेन्यू क्या है? टैक्स इज अ लीगल कंपलसरी पेमेंट. ठीक है, ये लीगल होता है, कंपलसरी पेमेंट होता है बाय द पीपल एंड from to the government of a country without reference to any direct benefit in return. ठीक है, in return कुछ मिलता भी नहीं है, कोई बेनिफिट भी नहीं होता है, but we have to pay the taxes for the facilities we are taking. ठीक है, जो भी फैसिलिटीज हमको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है उन सभी के ऊपर हमें कुछ ना कुछ टैक्स पे करना पड़ता है. If you heard about that वाटर के लिए भी होता है, वाटर टैक्स भी होता है, एंड जमीन वगैरह से रिलेटेड अगर होम घर की बात करें तो उसमें भी टैक्सेस वगैरह लगते हैं. ठीक है, सो ये डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस होते हैं. यू कैन सर्च इट आउट कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर देयर. ठीक है, इट इज इम्पोज्ड ऑन द पीपल बाय द गवर्नमेंट. ये जनरली गवर्नमेंट ही इसको इम्पोज करती है. द गवर्नमेंट कलेक्ट्स रेवेन्यू फ्रॉम वेरियस टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स होता है, इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, सेल्स के ऊपर टैक्स लगता है, सर्विस टैक्स होता है, एक्साइज ड्यूटी होता है, कस्टम ड्यूटी होता है. ठीक है, ट्रेडिशनली द रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस हैज बीन प्राइमरी सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट इनकम. ये प्राइमरी सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट के लिए. जो टैक्सेस रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस जो होते हैं, टैक्सेस जो होते हैं, जो भी टैक्स चार्ज करते हैं वो लोग. Income tax is imposed on those who earn income such as wages, salaries, rent, interest and profit. ठीक है, जो भी अर्न कर रहे होते हैं, जो भी पर्टिकुलर पर्सन अगर जॉब कर रहा है और उसको कुछ सैलरी मिल रही है तो उसमें से उसका कुछ ना कुछ अमाउंट, कुछ ना कुछ परसेंट ऑफ टैक्स उसे पे करना होता है. ठीक है, सेल्स टैक्स इज द टैक्स ऑन द सेल ऑफ गुड्स. जो भी मतलब गुड्स को सेल करने का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर शॉपकीपर है जो भी वो चीजों को बेच रहा है तो उसको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन सेल ऑफ गुड्स. Whenever we purchase a good, a part of our payment goes of the government as a sales tax. ठीक है, हम लोग जो भी परचेस करते हैं, कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी अगर आप लाओ तो वो स्पेशली नीचे लिखा हुआ आएगा, राइट, कि टैक्सेस जो भी लगते हैं वो कितने परसेंट में लगते हैं वो भी लिखा हुआ आता है. You can see the part of GST. Part of our payment goes to the government as a sales tax. Service tax, और उसमें से मतलब जो भी पेमेंट हमने किया उसमें से कुछ परसेंट अमाउंट जो होती है वो गवर्नमेंट में जाती है. The tax we pay when we use a service such as telephone service. Excise duty is a tax paid by the producers manufacturing a good. Custom duty is paid when a good is imported or exported. कस्टम ड्यूटी जो होती है जब भी मतलब कोई गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं तब लगता है. और एक एक्साइज ड्यूटी जो होती है इज टैक्स पेड बाय द प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग अ गुड. जो एक प्रोड्यूसर है जो कुछ गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसको एक्साइज ड्यूटी पे करनी होती है.
ठीक है। उसके अलावा सर्विस टैक्स जो है, टैक्स जो भी पे करते हैं, वी पे व्हेन वी यूज द सर्विस सच एज टेलीफोन सर्विस। जैसे कि कोई भी सर्विस अगर हम लोग यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से या फिर और भी कोई, तो उसके ऊपर हमें पे जो भी टैक्स लग रहा है वो हमें पे करना होता है। All taxes are of two kinds, ठीक है। जनरली टैक्सेस ऑफ टू काइंड्स, डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। दिस distinction between taxes depends on the liability of payment of tax to government and actual burden of tax, ठीक है। दो तरीके से होता है। In case of direct tax, the liability of payment and the burden of tax falls on the same person। ये liability of tax जो है, लायबिलिटी ऑफ टैक्स जो है और लायबिलिटी ऑफ पेमेंट है, ये बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। ये दोनों मतलब एक ही पर्सन पे ये दोनों तरह के टैक्सेस लगे जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स बिकॉज़ द पर्सन हैज अ लायबल टू पे इट, आल्सो बियर द बर्डन ऑफ टैक्स, ठीक है। जब भी पर्सन लायबल होता है पे करने के लिए टैक्स, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाता है, बर्डन ऑफ टैक्स। द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन अदर्स। ये टैक्स हम लोग किसी और पे नहीं शिफ्ट कर सकते हैं, बट दिस डज नॉट हैपन इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट टैक्स में जिस पर्सन ऑन कर रहा है उसी को पे करना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल इन अ केस ऑफ सेल्स टैक्स, तो also the liability to pay tax lies with the seller of a good, the actual burden of tax falls on the buyer, ठीक है। मतलब इसमें ऐसा होता है कि जो भी टैक्स होता है वो डायरेक्टली जो सेलर होता है उसको नहीं पे करना होता है। इवन ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो हम लोग परचेस करने जाते हैं तो ये टैक्स का बर्डन हमारे पे पड़ता है, ठीक है। तो ये जो सेल कर रहा है, जो पर्सन हम लोग जिसके पास से ले रहे हैं उसके ऊपर ये इफेक्ट नहीं होगा, बट हम लोग उसके पास से जाके खरीद रहे हैं तो वो डायरेक्टली उसका टैक्स हमको पे करना होता है। द बायर एंड नॉट द सेलर इज वन who finally pays the sales tax. The seller one collects the tax from the buyer by increasing the price and pay it to the government। ये फिर किस तरीके से करते हैं बायर्स लोग, वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर वो प्राइस बढ़ाकर वो हमें बेचते हैं, और फिर वो जो अमाउंट आती है उनका खुद का प्रॉफिट निकालने के बाद और प्लस उसमें टैक्स ऐड कर देते हैं, और फिर वो जो टैक्स हमसे लेंगे फिर उसको वो गवर्नमेंट में पे करेंगे। Thus we find that in case of sales tax, the burden of tax is shifted from the seller to the buyer। तो ये जो है indirect tax जो seller से buyer के ऊपर आ जाता है। All taxes on production are indirect taxes because producers recover this tax from buyers by increasing the price of the product। Producers कैसे ये इसको कवर करते हैं, रिकवर करते हैं by increasing the price of the product, ठीक है। इस तरीके से वो प्राइस बढ़ा देते हैं प्रोडक्ट की और वो हमारे पास से रिकवर कर लेते हैं। Examples of direct tax, income tax, the tax on the income of individual, ये डायरेक्ट टैक्स हुआ, किसी पर्टिकुलर की इनकम है तो उसमें से डायरेक्टली वो टैक्स कट हो जाता है। कॉर्पोरेशन टैक्स, the tax on the corporate profit, तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो होता है उसके ऊपर भी टैक्स कट जाता है। वेल्थ टैक्स होता है, the tax on the wealth of individual, उस पे भी टैक्स कट होता है। गिफ्ट टैक्स होता है, the tax on a gifts given, ठीक है, जो भी गिफ्ट देते हैं उस पे भी मतलब वो टैक्स लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, वैल्यू एडेड टैक्सेस होते हैं। एक्साइज ड्यूटी है, टैक्स ऑन द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज, जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं फैक्ट्रीज में उस पे एक्साइज ड्यूटी लगता है। कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी करते हैं गुड्स का उस पे कस्टम ड्यूटी लगता है। सर्विस टैक्स, द टैक्स ऑन द सर्विसेज प्रोवाइडेड, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किए होते हैं उस पे सर्विस टैक्स लगता है। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे दिया हुआ है, बेसिक डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसे एकदम ध्यान से देख सकते हैं एक बार। नेचर है, इम्पैक्ट है, शिफ्ट ऑफ द बर्डन है, नेचर कवरेज है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स आर लीव्ड ऑन इंडिविजुअल और अ फर्म, डायरेक्ट टैक्स आर लीव्ड टू द गुड्स एंड सर्विसेज, ये गुड्स एंड सर्विसेज पे, ये इंडिविजुअल फर्म पे। अ बर्डन ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, इस पे शिफ्ट नहीं होता है। बर्डन ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड, जो टैक्स पे शिफ्ट हो सकता है। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस आर ऑन द सेम पर्सन, दोनों के एक ही पर्सन के ऊपर दोनों टैक्स लग रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, इम्पैक्ट ऑन इंडिकेट आर डिफरेंट पर्सन। एग्जांपल सेलर कैन इंक्रीज द प्राइस, इस तरीके से वो इंक्रीज करके प्राइस हमसे ले लेता है तो इनडायरेक्टली भी हम पे टैक्स लग रहा होता है और हमको ये दोनों टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। दे आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर, ये प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर में, और दे आर जनरली प्रोपोर्शनेट इन द नेचर, ये प्रोपोर्शनेट होते हैं, ठीक है। दे हैव लिमिटेड रीच एज दे डू नॉट रीच ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। सारे के सारे सेक्शंस में सोसाइटी के नहीं पहुंच पाते हैं। दे हैव अ वाइड कवरेज एज दे अफेक्ट ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ये सारे के सारे डिफरेंट सेक्शंस तीनों के तीनों लेवल पे, वो मिडिल क्लास हो एकदम हायर क्लास हो, तीनों के ऊपर ये लगते हैं। नॉन टैक्सेस रेवेन्यू क्या होते हैं, the income accruing to the government from source other than the taxes are non-tax revenues. The major source of the non-tax revenue of the central government
इंडिया आर एक तो कॉमर्शियल रेवेन्यू होता है. इट इज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्राइजेस पेड बाय द पीपल फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज. जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस पे किए हो उसमें से ये कॉमर्शियल रेवेन्यू जो है वो टैक्स अर्न कर लेते हैं. द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एग्जाम्पल, तो पीपल पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर सर्विसेज ऑफ रेलवेज, पोस्टल स्टैम्प्स, टोल एक्सेट्रा. ठीक है, ये सारी जो सर्विसेज हम लोग लेते हैं इसके लिए हम लोग जो पे करते हैं उसमें सर्विस वो सारे जो टैक्सेस होते हैं वो ऑलरेडी इंक्लूड किए होते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू कैसा होता है? इट अराइजेस ऑन द अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट. दे आर एज फॉलो. फीस इन द फॉर्म ऑफ पासपोर्ट फीस. पासपोर्ट की जो फीस लगती है उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल फीस, एजुकेशन फीस, कोर्ट फी एक्सेट्रा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीस, उसमें भी टैक्सेस ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं. फाइन एंड पेनल्टीज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन लॉ ब्रेकर्स फॉर डिसओबे रूल्स एंड रेगुलेशंस. जो भी हमारे पास है फाइन जो कलेक्ट करते हैं वो सारे बेस में इंक्लूड होते हैं. लाइसेंस फी एंड परमिट. ठीक है, ये लाइसेंस जो हम लोग निकलवाते हैं उसकी भी फी और उसका भी परमिट. And cheap income that government get by taking possession of property which has no legal claimant or a legal hire. Interest receipts होती है. फिर profit of public sector undertaking वो भी आ जाता है. Possession जब लेते हैं अब वो property, किसी प्रॉपर्टी का possession निकलवाते हैं तब which has a no legal claimant or a legal hire. जिसका legal claimant भी नहीं होता है और कोई hire भी नहीं करता है उसको. लीगल हायर भी नहीं होता है. कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होता है? As stated earlier, capital receipts are those receipts of government which either create liability or cause any reduction in the asset of the government. The major source of capital receipts of central government are borrow करना, recovery of loan की recovery करना, disinvestment, resale of shares of public sector undertaking. ठीक है, ये different activities. उसके बाद borrowing देखते हैं तो there are two sources from which the central government borrows. दो सेक्टर्स है गवर्नमेंट के. एक तो डोमेस्टिक है, एक्सटर्नल बोरोइंग. दो तरह की बोरोइंग होती है. द गवर्नमेंट बोरोस फ्रॉम डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट बाय इशूइंग सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स. इट आल्सो बोरोस फ्रॉम पब्लिक पीपल थ्रू वेरियस डिपॉजिट्स मेजर्स सच एज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीएफ फंड जो होते हैं वो. ठीक है, पीएफ जो होता है. फिर स्मॉल सेविंग्स मिचर्स जो होते हैं, नेशनल सेविंग्स मिच जो होते हैं उसमें से दे आर बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट विद इन द कंट्री जो सारा हो वो डोमेस्टिक बोरोइंग. ठीक है, एक्सटर्नल बोरोइंग क्या होता है? इन एडिशन टू डोमेस्टिक बोरोइंग द गवर्नमेंट आल्सो बोरोस फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट के पास से जो बोरो किए हो वो एक्सटर्नल बोरोइंग में आएगा. इंटरनेशनल बॉडीज लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक. ठीक है, फॉरेन बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ब्रिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज इनटू द डोमेस्टिक इकोनॉमी. ये डिफरेंट तरीके से बाहर से जब खरीदते हैं, ठीक है, तो वो डोमेस्टिक का पार्ट नहीं होगा, एक्सटर्नल का पार्ट होगा. जहां से आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, वहां से भी हम लोग बोरो करते हैं जब भी गवर्नमेंट को जरूरत पड़े तब. रिकवरी ऑफ लोन होता है. क्वाइट ऑफ्टन स्टेट द लोकल गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, द लोन्स रिकवर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द स्टेट and the local government are capital receipts in the budget because recovery of loans reduces debtors. इसकी वजह से क्या होता है? debtors कम हो जाते हैं रिकवरी करने से लोन की. फिर disinvestment जो है, resale of shares of public sector undertaking. This is a very recent source of capital receipts by which the central government has been mobilizing financial resources since 1991. Prior to 1991, the central government owned 100% of the shares of public sector undertaking. From 1991, the government adopted the policy of privatization of public sector undertaking. Consequently, it started selling its share to the general public and to the financial institutions. This selling of shares of a public sector undertaking by the government is known as disinvestment of public sector undertaking. इसको हम लोग बोलेंगे disinvestment of public sector undertaking. इसको हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलेंगे. ठीक है, प्रायर ऑफ 1991 जो है द सेंट्रल गवर्नमेंट ओन 100% ऑफ द शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर. उस वक्त 100% ऑफ शेयर्स जैसे थे पब्लिक सेक्टर के वो उन्होंने ओन किए थे. From 1991 the government adopted the policy of privatization. उसके बाद प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया of public sector undertaking. फिर consequently उसको बोला गया selling is a share, selling its share to the general public. फिर उसके जो shares है वो general public में share करना start किया and financial institutions को this selling of shares of public sector, जो भी public sector के shares थे उनको sell करना start किया under the government. और उसको हम लोग second point expenditure.
Government expenditure is classified in two ways. First is capital expenditure and second is revenue expenditure. Planned expenditure, अब क्या revenue expenditure में भी planned expenditure and non-planned expenditure दो है. Capital expenditure, revenue expenditure क्या है? When government incurs expenditure to create asset such as school and hospital buildings, road bridges, canals, railway lines, etc., or reduce its liabilities such as repayment of loans, etc., such expenditure is known as capital expenditure. तो ये सारा जो है वो capital expenditure का पार्ट है कि जब भी schools, hospitals बनाने के लिए, buildings बनाने के लिए जो भी expense हो रहा है वो roads, bridges बनाने के लिए, canals, railways, इन सारी चीजों के लिए जो भी expense होगा ये सारा के सारा capital expenditure का पार्ट होगा. But when government is incurs expenditure that neither creates any asset nor reduce any liability, जिसकी वजह से ऐसे सारे एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है या फिर लायबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही है, ठीक है, सच एक्सपेंडिचर इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ सैलरीज टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, providing free education and health services to the people, extra consequent revenue expenditure, this do not create any public asset, जिसकी वजह से कोई asset create नहीं होगा, public asset भी create नहीं होगा, but वो services provide जो करेंगे, ठीक है, free of cost जो education provide कर रहे हैं, health services provide कर रहे हैं, तो ये सारे के सारा revenue expenditure का part होगा. अब एक दूसरी चीज भी होती है planned expenditure and non-planned expenditure, जिसमें after independence our country adopted the path of planning to achieve economic development. आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने क्या किया कि इकोनॉमिक प्लानिंग करना स्टार्ट किया फॉर टू अचीव टू डेवलप द इकोनॉमी. अंडर प्लानिंग प्रोविजन were made in the government budget for the expenditure that was to be incurred every year according to the priorities laid down in the 5-year plan. 5 years plans के हिसाब से एक बजट प्रिपेयर किया जाता है जिसके अकॉर्डिंगली सारे एक्टिविटीज को किया जाता है. सच एक्सपेंडिचर इज नोन एज प्लान्ड एक्सपेंडिचर. तो ये सारा जो एक्सपेंडिचर है तो ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर है कि जिसमें पहले से हम लोगों ने प्री प्लान कर लिया है, फोरकास्ट कर लिया है कि कौन से एक्सपेंडिचर इन फ्यूचर होने वाले हैं, ठीक है, तो वो सब planned expenditure का पार्ट होगा. Beside planned expenditure, government also incurs routine expenditure such as expenditure on police, judiciary, water supply, sanitation, health, legislation, defense, various government departments, etc. Such routine expenditure is termed as non-expenditure. कि जो फिक्स नहीं होता है कि किसमें कितना ज्यादा खर्चा होगा according to the situation, वो सारा जो एक्सपेंडिचर होगा वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, जिसमें एक्सपेंडिचर जो भी है पुलिस पे जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे वो आएगा, जुडिशरी में वाटर सप्लाई करते वक्त जो भी एक्सपेंडिचर होगा, सैनिटाइजेशन करते वक्त, तो ये सारे जो एक्सपेंडिचर होंगे ये सारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा. लेट्स मूव टू 29.3 बैलेंस्ड बजट वर्सेस डेफिशिएंट बजट और सरप्लस बजट. As explained above, government receipts and expenditure are two components of a budget. ठीक है, government receipts और expenditure ये क्या है, दो component है budget का. In terms of magnitude of receipts and expenditure, we may have balanced budget, deficient budget and surplus budget. ये तीन तरीके के budget होंगे. Let's see, when the government expenditure is exactly equal to its receipts, the government has balanced budget. जब भी उसके receipt के हिसाब से exactly expenditure हो रहा है, the government expenditure is exactly equal to its receipts, उसके equal receipts के equal हो, तब क्या होगा, balanced budget होगा, ठीक है. उसके बाद है when the government expenditure exceeds its receipts, जब भी उसके receipts को exceed करता है, it's deficient budget, तो वो क्या होगा, deficient होगा, increase हो गया है, as per the plan नहीं हुआ. When the government revenue is greater than the expenditure, जब भी expenditure से greater हो revenue से, the government runs as a budget surplus. तो क्या होता है, government किस में चल रही होती है, budget surplus में चल रही होती है, वो कम होता है, exist, ठीक है. जब भी कम exist होता है, exist its receipts के कम में हुआ हो तो वो deficient budget होगा, और जब भी increase में हुआ हो, greater आया हो तो वो surplus budget का part होगा. Thus, balanced budget is equals सामने total budget receipt is equals to total budget expenditure. Deficient budget क्या होगा, total budget receipts is less than total budget expenditure. जो भी total budget किया हो expenditure का उससे कम हो तब. surplus budget का होगा कि total budget receipts जो है वो greater than total budget expenditure हो तब उसको surplus budget बोल सकते हैं. There was a time when budget surplus was regarded as an index of good budget. However, in modern economy, budget deficit has become order of day.
लेट्स सी टाइप्स ऑफ बजट डेफिशिएट. रेवेन्यू डेफिशिएट क्या है? इट रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर इट्स टोटल रेवेन्यू रिसीट्स. रेवेन्यू डेफिशिएट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट. ये इस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है. रेवेन्यू डेफिशिएट जब भी फाइंड आउट कर रहा हो तो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसको हम लोग माइनस करेंगे टोटल रेवेन्यू रिसीट में से, या तो फिर रेवेन्यू रिसीट है इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू. फिस्कल डेफिशिएट क्या है? फिस्कल डेफिशिएट इज defined as excess of total expenditure over total receipts excluding borrowing during a fiscal year. Fiscal deficit is equal to total budget expenditure minus total budget receipts excluding borrowing. इस तरीके से होगा. फिस्कल डेफिशिएट है shows the borrowing requirements of the government. जो भी borrowing है requirement of the government वो उसको शो करती है during the budget year, जो भी पर्टिकुलर बजट ईयर चल रहा हो उसमें. Fiscal deficit reflects the borrowing requirement of the government for the financial, the expenditure including interest payment. इंटरेस्ट और पेमेंट भी इंक्लूड करके जो बता रहे होते हैं वो फिस्कल डेफिशिएट में आएगा. तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? तो क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे रेवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग जो भी हो वो. ये तीन तरीके से इसको फाइंड आउट किया जा सकता है. उसके बाद है प्राइमरी डेफिशिएट. प्राइमरी डेफिशिएट इज डिफाइंड एज अ फिस्कल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन अ प्रीवियस बोरोइंग. प्राइमरी डेफिशिएट शोज द बोरोइंग रिक्वायरमेंट. इसमें क्या बताएगा प्राइमरी डेफिशिएट में? जितनी भी बोरोइंग है रिक्वायरमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर, जो भी एक्सपेंडिचर होने वाले हैं इंटरेस्ट पेमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट को निकालने के बाद, तो जो भी एक्सपेंडिचर होने वाले हैं वो इसको प्रेजेंट करता है. ग्रॉस प्राइमरी डेफिशिएट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. नेट प्राइमरी डेफिशिएट क्या है? फिस्कल डेफिशिएट प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. ये इस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है. इट शोज द टोटल अमाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स बोरो. जितने भी बोरो करने हो टोटल नीड कितनी है वो प्रेजेंट करता है. थ्री वेज टू फाइनेंस डेफिशिएट. तीन तरीके हैं. फर्स्ट इज बोरोइंग फ्रॉम अ पब्लिक एंड फॉरेन गवर्नमेंट. या तो फिर पब्लिक के पास से बोरो करो इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, या तो फिर फॉरेन गवर्नमेंट के पास से लो. विथड्रॉल कैश बैलेंसेस हेल्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आरबीआई के पास जो भी कैश बैलेंसेस अवेलेबल हो उसको विथड्रॉ करके. बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर डायरेक्टली आरबीआई के पास से बोरो करना. The government ordinarily prefers to borrow either from its citizen from the foreign government instead of withdrawing cash balances held with the RBI. RBI के पास से borrow करने से बेटर ये लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली सिटीजन्स के पास से लिया करते हैं या तो फिर फॉरेन गवर्नमेंट के पास से borrow करते हैं instead of withdrawing cash balance. जो भी कैश बैलेंस है RBI के पास उसके अलावा borrowing from it. The later two ways of financing deficit increase the supply of money. इसकी वजह से क्या होगा? सप्लाई ऑफ मनी भी बढ़ जाता है. The increase in the supply of money increases the price in the economy. और सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा तो इसकी वजह से क्या होगा? प्राइस जो होंगे वो भी बढ़ जाएंगे इकोनॉमी में. On the other hand, borrowing domestically from the public has no effect on the surplus money and consequently on prices, because when government borrows, the money held by the people is transferred to the government with no change in the surplus of money. However, the money supply would increase when government borrows from the foreign government. जब money supply क्या होगा? increase होगा जब भी foreign government के पास से borrow करेंगे तब. The last two ways of finance deficit increase the supply of money. Any money that flows out of RBI increases supply of money in economy and increase the price in a domestic economy. और उसकी वजह से क्या होगा? प्राइस भी बढ़ जाएंगी डोमेस्टिक इकोनॉमी में. उसके बाद है 29.5 बजटरी पॉलिसी यानी फिस्कल पॉलिसी. Now you'll know about budgetary policy. Budgetary policy relates to the two important issues. एक तो है the item of which the government should spend. ठीक है? The item on which government should spend, जिस पे गवर्नमेंट को स्पेंड करना है. How the government should raise resources to finance its expenditure. इस तरीके से वो राइज करेंगे resources को to finance the expenditure. The answer to the first question will depend on the priorities of the government to solve various economic, social and other problems that country faces. इनको भी solve करने का, solve various economic, social and other problems of the
इकोनॉमी, ठीक है। इसको पहले प्रायोरिटी देंगे, डिपेंड ऑन द प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये इसके ऊपर बेस्ड होगा। इन सारी सिचुएशंस को पहले फुलफिल करें, इनको सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ कांस्टेंट थ्रेट ऑफ अटैक फ्रॉम अदर कंट्री, द गवर्नमेंट हैज नो चॉइस बट टू स्पेंड मोर ऑन डिफेंस, ठीक है। मतलब कांस्टेंट अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है कि अटैक हो रहा है डिफरेंट सामने वाली कंट्री से, सो अभी गवर्नमेंट के पास और कोई चॉइस नहीं है टू स्पेंड मोर ऑन डिफेंस, डिफेंस के ऊपर उन्हें ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। If there is a threat of outbreak and spread of epidemic, the government has to spend more on health service, ठीक है। जो जब जिस चीज की जरूरत दिखाई दे उसके ऊपर हमें गवर्नमेंट को स्पेंड करना ही पड़ता है, ठीक है। The government, if the government had taken loans in the past, it has to spend more interest payment, और गवर्नमेंट ने पहले से अगर लोन ले रखी है तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा। On the second question, the government has to consider various ways to raise resources, ठीक है। Should the people be taxed more? Which section of people to be taxed more? Which community are to be taxed? How much the government should borrow? From whom should it borrow and in what form? This answer the question are to be found in the policy objective of government. इतने सारे different questions होंगे, ठीक है। जिसका पॉलिसी है, the fiscal policy is concerned with the rising of government revenue and rising expenditure. Fiscal policy के वजह से क्या होगा, कंसीडर करता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट का रेवेन्यू को राइज करे and increase the expenditure. The generate revenue and to increase expenditure, the government finance or policy called budgeting policy or fiscal policy. First, the major fiscal measures are public expenditure. Government spends money on the wide variety of things, ठीक है। different things पे government expenditure करती है, from the military and police to services like education and healthcare, as well as transfer payments such as welfare benefits, इतने different अलग-अलग इसमें spend करती है government for welfare of the people. Taxation, government impose new taxes and changes the rate of current taxes, ठीक है। नए टैक्सेस को लागू करते हैं और जो ऑलरेडी करंट है उसको इंक्रीज भी करते हैं, जो उसमें चेंजेस भी लाते हैं, इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज फंडेड बाय द इंपोजिशन ऑफ टैक्सेस, ठीक है। Public borrowing, government also raises money from the population or from abroad through bonds and NSCs, किसान विकास पत्र, इस तरीके से डिफरेंट तरीके से उनका जो मनी है उसको राइज करते हैं, ठीक है। ब्रॉड से अदर मेजर्स हैं, जैसे कि अदर मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट आर रेशनिंग एंड प्राइस कंट्रोल, रेगुलेशन ऑफ वेजेस, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन तीन अलग-अलग तरीके से भी वो इसको कंट्रोल करते हैं, मेंटेन करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट एंड बजटरी पॉलिसी, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, government promotes economic growth by setting up basic and heavy industries like steel, chemical, fertilizers, machines, tools, etc. It also builds infrastructure like roads, canals, railway, airports, education and health services, water and electricity supply, telecommunication, etc. This foster economic growth, ठीक है। इस तरीके से मतलब बजट बनाने के पीछे का प्लान क्या होता है कि बजट बनाएंगे तो they will get to understand कितना बजट होगा, अकॉर्डिंगली वो प्लान करेंगे कि किस तरीके से एक्टिविटीज को फुलफिल करना है, ठीक है। तो ये डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर भी वो लोग बजट को प्लान करते हैं। बोथ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर्स और फिर उसमें मशीन्स और टूल्स की जो जरूरत पड़ती है, तो वो हैवी इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारा एक्सपेंस होता रहता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिच नॉर्मली द प्राइवेट सेक्टर डज नॉट टेक अप, तो जनरली ये प्राइवेट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो लोग इसको नहीं करते हैं। Since these industries and infrastructure facilities are initial for economic growth in the country, the burden to set up and develop them falls on the government. ये सारा burden जो होता है वो directly government के ऊपर fulfill होता है। उसके बाद है कि reduce income and the wealth inequalities. Government reduces inequalities in income and wealth by taxing the rich more and spending more on poor. Further, it provides for the employment opportunities to poor that help them to earn. इस तरीके से वो reduce करते हैं income and wealth inequalities को maintain करते हैं। वो लोग जो rich people होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा taxes charge कर और poor people के ऊपर वही जो tax होता है वो उनको spend करते हैं, ठीक है।
तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इस तरीके से इंक्रीज करते हैं टू द पुअर एंड हेल्प देम टू अर्न, और उनको हेल्प करते हैं कि वो अर्न कर सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करते हैं। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर इंक्रीज बाय द गवर्नमेंट इन द वेरियस वेज, डिफरेंट वेज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं। वन, जॉब्स आर क्रिएटेड व्हेन इट सेट्स up public sector enterprise. Two, it provides subsidies and other incentives like tax holidays, low rates of taxes etc. to private sector that encourage production and employment. उसकी वजह से क्या होता है, encourage करते हैं कि production बढ़े, employment बढ़े. It also encourages setting up the small scale cottage and village industries by people which are employed oriented. जो employment oriented होते हैं उन लोग को भी small scale industries, cottage industries, village industries create होती है. This it does by providing them a tax concession. उनको concession पे tax provide करते हैं, subsidies देते हैं, grants देते हैं, loans देते हैं at low rates of interest. जो लोग को भी इस तरीके से छोटा small scale industries या cottage industries, village industries setup करनी हो तो उन लोग को भी इस तरीके की facilities मिलती है, ठीक है। Finally it creates job for the poor, और इस वजह से क्या होता है, job create होगी poor के लिए when it undertakes public workers program like construction of roads, bridges, canals, buildings etc. इस तरीके से वो कंस्ट्रक्ट भी करते हैं, वो भी जो फंड राइज होगा, रोड्स, ब्रिजेस, कैनाल्स। उसके बाद है इंश्योर स्टेबिलिटी इन द प्राइस, गवर्नमेंट इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस इनिशियल गुड्स एंड सर्विसेज बाय रेगुलेटिंग दैट सरप्लस, हेंस इट इंक्योर्स एक्सपेंडिचर ऑन अ रेशियो एंड फेयर प्राइस शॉप that keeps sufficient stock of good food grains. It also subsidize cooking gas, electricity, water and initial services like transport and maintain their prices at lower level affordable to the common man. ठीक है, इन सारी चीजों के लिए भी वो फैसिलिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं कुकिंग गैस पे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, वाटर इनिशियल सर्विसेज जो है वो सारी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन और सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो मेंटेन करते हैं प्राइसेस, जिसकी वजह से वो सारे ही क्लास के लोग उसे अफोर्ड कर सके, कॉमन मैन भी उसे अफोर्ड करता है। To correct balance of payment deficit, the balance of payment account of a country record its receipts and payment with the foreign countries when the payment to foreigners are more than receipts from foreigners. The balance of payment account is said to be in deficit. इस वक्त इसको in deficit कह सकते हैं, to be deficit. Quite often this deficit is caused when a country imports more than its exports. जब ये सिचुएशन तब क्रिएट होती है कि जब हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं rather than एक्सपोर्ट करने से ज्यादा हमारे कंट्री से बाहर की कंट्री में कोई चीजों को, गुड्स को भेजने से ज्यादा हम लोग इंपोर्ट किया करते हैं। Consequently the payment on imports to foreigners are more than the receipts from the export. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, import of the foreigners are more than the receipts from the exports. उसकी रिसिप्ट ज्यादा होगी, वो ज्यादा होगा। In such a situation, to reduce the deficit in the balance of payment account, the government discourages import by increasing taxes on them. तो इस तरीके से वो discourage करते हैं कि उस पे import पे taxes बढ़ा देते हैं, import by increasing the tax on them, and encourage export by the increasing subsidies, और export increase करते हैं subsidies को provide कर उसको export को promote भी करते हैं, encourage करते हैं, and other export incentives. However, it should be noted that tax on import is not a popular measure. Import पे जो tax होता है वो not popular measure, as it is treated as an obstacle to the free flow of goods. ये एक obstacle बनकर रहेगा कोई भी goods को free flow एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए, and services between countries, और एक कंट्री से दूसरी कंट्री से सर्विस उसको प्रोवाइड करने के लिए ये क्या होगा, obstacle होगा टैक्स जो है वो। To provide for effective administration, government incurs expenditure on police, defense, legislators, judiciary, etc. to provide effective administration. इन लोगों के ऊपर भी एक्सपेंस होता रहता है कि इनकी सर्विसेज जो है वो इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहे और सर्विसेज प्रोवाइड करते रहे फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल. सो दिस इज व्हाट वी हैड सीन इन दिस चैप्टर, बजट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, बजटरी पॉलिसी, किस तरीके से बजट वर्क करता है,